ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 3। हम इसमें स्केड्यूल्स को डिस्कस करेंगे और इसका एक एक्रोनिम भी बना हुआ है जो सभी ने आई थिंक पढ़ा होएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो हम इसको फुल फॉर्म इसकी साथ साथ में देखते रहेंगे। जैसे टी, तो स्केड्यूल 1, टी से है हमारा टेरिटरी। तो स्केड्यूल 1 में क्या आता है? नेम ऑफ यूनियन, स्टेट्स एंड यूटीज़। नेक्स्ट ई आ गया, ई से इमोल्यूमेंट्स या एंडोनमेंट्स, क्योंकि स्केड्यूल 2 में हम क्या बात करते हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू एंडोनमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। और किन की प्रिविलेजेस? 8 ऑफिसर्स की। वो 8 ऑफिसर्स कौन से हैं? प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन, गवर्नर, कैग, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं या एंडोनमेंट्स हैं, ये सब कुछ चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड ऑन का मतलब क्या है? कि ये वाले प्रोविजंस को हम डिस्कस कर सकते हैं बट उस पर वोटिंग नहीं होएगी। और जो एक्सपेंसेस चार्ज्ड फ्रॉम होते हैं उनमें वो डिस्कशन भी होती है और वोटिंग भी होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज्ड ऑन एंड चार्ज्ड फ्रॉम। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल 3। सो स्केड्यूल 3 में ए फॉर अफर्मेशन। तो ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करते हैं हम स्केड्यूल 3 में। किनकी कौन ओथ लेगा? यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल, एमएलएज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग। तो ये वो वाले ऑफिसेज हैं जो अपनी पावर और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, तो करके इनको ओथ लेनी पड़ती है। फिर आता है स्केड्यूल 4। 4 में आ गया हमारा आर से आ गया राज्यसभा। तो हम एलोकेशन करते हैं राज्यसभा सीट्स की स्टेट्स एंड यूटीज़ को। तो हमारे कितने हैं? 250 मैक्सिमम सीट्स हैं, जिसमें से 245 करंटली 245 हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और 4 क्राइटेरिया हैं जो हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। फिर हमारा आ जाता है स्केड्यूल 5। तो स्केड्यूल 5 आ गया, इट मीन्स एस से आ गया स्केड्यूल्ड एरियाज। तो इसमें क्या है कि इसमें सारे स्टेट्स को हम कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, क्योंकि उसके लिए हमने अलग स्केड्यूल बना दिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हम इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे। इसमें हम 10 स्टेट्स को इन्वॉल्व करेंगे, जो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। 5th स्केड्यूल में कुछ फीचर्स हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो ही बताएगा कि कौन सा एरिया स्केड्यूल्ड एरिया है। वो उसको उस एरिया को डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी चेंजेस ला सकता है। एंड इन एरियाज पे जो यूनियन की पावर है वो बढ़ जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट क्या है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं हम, जो दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस ऑन द मैटर्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। जो भी एसटीज के कोई इश्यूज हैं वो कौन बताएगा? ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 20 मेंबर्स होंगे और 3/4 ऑफ देम विल बी एसटी एमएलएज। और जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि अगर कोई पार्लियामेंट का एक्ट है या स्टेट का कोई एक्ट है, उसको वो मना कर सकते हैं या कुछ चेंजेस ला सकता है कि इस स्केड्यूल्ड एरिया में ये चेंजेस करने के बाद ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू स्केड्यूल 5 में बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी। अगर कुछ भी चेंज करना है तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल 6। तो 6 मतलब ओ, तो ओ मतलब अदर ट्राइबल एरियाज। तो इसमें वो वाले ट्राइबल एरियाज आगे 4 स्टेट्स के, जो हमने पीछे एक्सेप्शन ली थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एंड इसमें कुछ फीचर्स हैं। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जिसमें 30 मेंबर्स होंगे। 26 इलेक्ट हुए होंगे और 4 नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे
दे विल होल्ड ऑफिस फॉर 5-year टर्म. जो गवर्नर है, इट कैन रेस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. एंड जो ये हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हैं, ये आगे विलेज कोर्ट बना सकता है, जो कि सारे इशू सॉल्व कर लेगा अगर कोई इशू आ रहा है. अगर कोई पार्लियामेंट लॉ है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसमें बता सकता है कि ये हमने इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं कि क्या करना है. एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का जो इस ऑटोनॉमस एरिया पे, जो इस शेड्यूल्ड एरिया पे लग रहा है, उसको कुछ मॉडिफाई कर सकता है. और ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट के लिए गवर्नर के पास. तो गवर्नर पार्लियामेंट का भी कर सकता है और स्टेट का भी कर सकता है. पर जो बाकी 3 है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें अगर कोई लॉ लग रहा है पार्लियामेंट का तो उसमें चेंजेस कौन लाएगा? प्रेसिडेंट. और अगर कोई स्टेट का लग रहा है तो उसमें कौन चेंजेस लाएगा? गवर्नर. तो ये हमने एक्सेप्शन असम के लिए बना दी कि असम के लिए चाहे पार्लियामेंट है चाहे स्टेट का लॉ है, वो उसमें दोनों में कौन चेंजेस ला सकता है? गवर्नर. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट शेड्यूल 7 मतलब एफ से आ जाएगा हमारा फेडरल लिस्ट सिस्टम. यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. ओरिजिनली पहले हमारे यूनियन में थे 97, स्टेट में 66, कंकरेंट में 47. अब हमने यूनियन में इंक्रीज कर दिया 98, स्टेट में कम कर दिए 59 और कंकरेंट में 52. ये चेंजेस लाए हैं. शेड्यूल 8 आ गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस. पहले 14 थी, अब 22 हैं, क्योंकि ओल्ड से ओ से आ गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो इसमें 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हम सिंधी को हमने ऐड किया है. ठीक है. तो 21st के साथ हमने सिंधी लेके आए. 71st के साथ हम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लेके आए. फिर 92nd के साथ हम 4 लेके आए हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली. फिर 96 के साथ बस हमने एक नेम चेंज किया है, ओडिया से ओडिया तक. ठीक है. तो पहले हमारी 14 थी तो ये 15 होगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो टोटल कितनी है? 22. फिर आता है शेड्यूल 9. तो शेड्यूल 9 मतलब एल से आगे हमारे लैंड रिफॉर्म्स. तो ये शेड्यूल 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से लेके आए हैं. हमने इसमें लैंड रिफॉर्म्स करनी थी और इसमें एक केस हुआ था, शंकरी प्रसाद केस 1951, जिसने बोला था कि हाँ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक है. It upheld this constitutional amendment. And in IR Kolo case 2007, Supreme Court said that this Schedule 9 is under judicial review. ठीक है. उसके बाद आता है Schedule 10, that is D. So D से defection. This is anti-defection law 52nd Amendment Act 1985 के साथ लेके आए हैं. MPs एंड MLAs को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर वो MP और MLA इलेक्टेड है एंड ही वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप, या ही एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, या ही वोट्स अगेंस्ट विप. तो हम उसको वो कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. एंड दिस विप टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, जो मेंबर्स इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आए हैं एंड इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंटली ही आए हैं तो वो पार्टी को नहीं कर सकते हैं इलेक्ट. सो दिस इज दैट मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड. फिर आता है नॉमिनेटेड. वो मेंबर नॉमिनेट होके आया है एंड इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ नॉमिनेशन, तो हम उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे. इफ विद इन पीरियड ऑफ 6 months वो कोई और पार्टी ज्वाइन करता है, क्योंकि कोई और क्या, वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो तो नॉमिनेट होके आया है, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई. बट अगर वो आफ्टर 6 months करता है तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. एंड इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गया, जैसे स्पीकर या चेयरमैन बन गया राज्यसभा का, स्पीकर लोकसभा का, और उसने वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप दे दी, तो हम उसको नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई, बिकॉज वो बोल रहा है कि मैं अपनी जो सीट है उस पर ऑनेस्टली काम करना चाहता हूँ. एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर 2/3 मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के मर्ज हो जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो भी हम उसको डिफेक्ट
नहीं कर सकते, जैसे कि अभी लाइव एग्जाम्पल चल रहा है राघव चड्डा ऑफ आप। तो राघव चड्डा हैज़ चेंज्ड हिज पार्टी, but along with it he will be not disqualified under anti defection law because उनकी आप वाली जो पार्टी है उसमें से 2/3 मेंबर्स बीजेपी में जा रहे हैं। नेक्स्ट जो ये डिसीजन है एंटी डिफेक्शन का, इट इज टेकन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच हाउस, एंड पहले इट वाज बाइंडिंग कि जो उन्होंने कह दिया वो ही करना है, बट इन क्योहोतो होलोहन केस हमने बोला सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जजमेंट होगी हम उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा। स्केड्यूल 11 आता है हमारा पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, एंड स्केड्यूल 12 इज 74th अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज, जो हम म्यूनसिपैलिटीज कह देते हैं। With this, we have completed the schedules. See you in the next lecture.